नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन भारत 15 अगस्त 1947 को 200 वर्षों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद हुआ था। बच्चों, आज हम आज़ाद देश के नागरिक हैं और हम अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का आनंद ले रहे हैं, किंतु आज़ादी का महत्व समझने के लिए हमें इतिहास के पृष्ठभूमि में जाना होगा और तब पता चलेगा कि आज़ादी कितनी बहुमूल्य है। तो चले अब हम आज़ादी का इतिहास जानें। बच्चों, 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से अंग्रेजी अन्य यूरोपीय देश पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी भारत से व्यापार करने हेतु आए हुए थे, क्योंकि भारत के मसाले, सूती वस्त्र एवं रेशमी कपड़े विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उन सभी विदेशी कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राजाओं व नवाबों से समय समय पर व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लिया, जिससे वह बिना कर चुकाए व्यापार करने लगी। किंतु भारत से व्यापार करने से अंग्रेजी कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो सामान वो भारत से खरीदते थे उसे वो ब्रिटेन से सोने चांदी ला करके यहाँ देने पड़ते थे। इससे ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो व्यापार होता था, अंग्रेजों का खजाना खाली होता जा रहा था। इस खजाने खाली हो रहे व्यापार से उसको दुरुस्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी व्यवस्था की शुरुआत की, जब उसने 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उसके सेनापति मीर कासिम से को मिलाकर के हरा दिया। और दीवानी प्राप्त करने के बाद बंगाल में कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वो बंगाल में रहते हुए बंगाल के निवासियों से कर वसूलती और फिर जो भी सामान बंगाल से खरीदती उसका वो भुगतान वहीं से वसूले गए कर से कर दिया करती थी। इस तरह कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब उसे ये बात समझ में आ गई कि भारत पर अगर वो कब्जा कर ले तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। इस तरह से कंपनी ने इसके अलावा भी फूट डालो राज करो नीति के तहत भारतीय राजाओं व नवाबों को आपस में लड़ाया, उन्हें अपने अधीन करने में कामयाब हुई। विलय नीति जैसा आप लोग सुने हुए हैं, इसको लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, जिसमें माना गया था कि जिस राजा के पास उसकी पुरुष संतान नहीं होगी या उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, बिना युद्ध लड़े ही वो राज्य अंग्रेजी शासन के अधीन हो जाएगा। इसके अलावा आर्म्स एक्ट जैसे कानून बनाए, जिसके आधार पर कंपनी ने बिना युद्ध लड़े ही अवध, सतारा, झांसी, पूना जैसे रियासतें अपने कब्जों में कर लिया। इसके बाद कंपनी की शक्ति इतनी बढ़ गई कि भारत का कोई भी राजा एवं नवाब कंपनी का विरोध नहीं कर सकता था। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी से शासक बन गई। जिसने भी कंपनी का विरोध किया उसका बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। कंपनी शासन में आदिवासियों की जीविका के साधन समाप्त कर दिए गए। उनके जंगल में प्रवेश करने की आज़ादी खत्म कर दी गई, जिससे उनका जीवन बिल्कुल दुर्बल हो गया था। ईसाई पादरियों ने बलपूर्वक ग्रामीण गरीब कमजोर भारतीयों को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया। किसानों के ऊपर कर बढ़ा दिए गए ताकि कंपनी को ज़्यादा फायदा हो सके। उनकी जमीनें छीन ली गई। व्यापारियों का व्यापार समाप्त कर दिया गया। सेना एवं सरकारी नौकरियों में भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार समाज के हर वर्ग के मन में असंतोष एवं विद्रोह की आग पनप रही थी, जिसको मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में सशस्त्र विद्रोह करते हुए चिंगारी लगाई। देखते देखते विद्रोह की ये आग उत्तर भारत के कई शहरों में फैल गई। अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, कानपुर में तात्या टोपे व नाना साहेब ने, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया। किंतु कंपनी ने 1 वर्ष के भीतर ही विद्रोह को संभाल लिया। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत के प्रमुख नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस के झंडे तले लड़ाई लड़ी, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। आगे चल करके युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद,
राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति भारत को आज़ादी दिलाने में दे दी। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा के बल पर भारत माता को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस किसी हीरो से कम नहीं थे। उन्होंने हिटलर के तानाशाह को अपनी बातें मनवाने में कामयाब रहे। जापान, सिंगापुर के सहयोग से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों को चुनौती दी। वास्तव में भारतीय लोगों के सामूहिक प्रयास के फलस्वरूप हमें बहुमूल्य आज़ादी मिली। हमें इसके महत्व को समझना है। भारत की एकता, अखंडता को आज आतंकवाद, धार्मिक, सामाजिक हिंसा इत्यादि से खतरा है। हमें एकजुट होकर के भारत की आंतरिक समस्याओं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा आदि को दूर करने का प्रयास करना है। तभी भारत की एकता व अखंडता सुनिश्चित रहेगी। इसके लिए भारत के असंख्य वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। उन वीर अमर शहीदों की कुर्बानी को याद में मैं एक गीत के बोल गुनगुनाना चाहता हूं, जो उनके बलिदान के महत्व को दर्शाता है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भारत।